जो प्राकृतिक खेती के मिशन को जिन्होंने इतना बढ़ाया कि आज गुजरात की देश में एक पहचान बन गई और उसका परिणाम 2 दिन पहले आपने भारत के गृह मंत्री का हम सब के लिए प्रेरणादायी संबोधन आपने देखा कि नहीं किसी? अब आप अनुमान लगाओ कि वो लोग कितने दिल से बोल रहे हैं और कितनी देश की बहन बेटियों को संबोधित कर रहे हैं। तो आप इससे गंभीरता समझो कि हमारे वो बड़े लोग इस पद्धति को कितना दिल से लोगों के स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, धरती माँ को बचाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और इस साल तो प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बना दिया। अब ये चलेगा पूरे राष्ट्र में। तो मैं जो आप लोगों से बात करना चाहता हूं वो ये कि मेरे को खुशी है आप सारे यंग हैं और प्रतिभाशाली हैं। आप लोगों ने बिना सिफारिश के अपनी मेहनत से यहाँ स्थान प्राप्त किया, इसलिए बहुत प्रसन्नता और आपको बधाई। अब दूसरी बात, हरित क्रांति 1960 के दशक में लगभग इस देश में आई। डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर मैंने जैसे लोग अमेरिका में पढ़ करके आए और उन्होंने भारत में उस समय अनाज की कमी का सामना हो रहा था और उसकी पूर्ति के लिए पद्धति अपनाई गई, इसलिए हम इसके कतई विरोधी नहीं, वो समय की मांग थी। वो जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ, लेकिन हम उन लोगों को ना जान पाए ना पढ़ पाए। हमने नकल करके अंधाधुंध एक ही दिशा में कदम आगे बढ़ाया। आपने उस समय के इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जब डॉक्टर स्वामीनाथन ने इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उन्होंने 1 हेक्टेयर में 13 केजी नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की। कितनी की थी? 13 किलो। और कितने में? 1 हेक्टेयर में। और इतना किसान डालता था तो पैदावार बहुत होती थी। क्यों होती थी? इसलिए होती थी कि उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था, पूरे इंडिया की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन। अब धरती जब इतने अच्छे गुणवत्तापूर्ण ऑर्गेनिक कार्बन से परिपूर्ण थी तो उसका थोड़ा सा सहारा दिया गया था तो उसने बहुत उत्पादन बढ़ाया। लेकिन हम लोगों ने उनके इस आदेश की और उन्होंने कहा था इस तरह को यहाँ बना के रखना, मेंटेन करके रखना। इसके साथ आपने गोबर की खाद, जैविक पद्धतियां अपनाते रहना जरूरी है। यदि ये सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार खत्म कर दिया तो फिर ये यूरिया डीएपी भी उत्पादन नहीं दे पाएगा। ये उनका सोच थी, वो गलत नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने, किसानों ने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आप तो सारे यंग बच्चे हैं, लेकिन यहाँ जो बड़े लोग हैं हमें पता है, घर घर में आप पशुधन बहुत था पूरे देश में, बहुत पशुधन गांव में होता और लोग, कोई किसान ऐसा नहीं था जो अपने खेत में गोबर की खाद नहीं डालता था। वो डालता था प्लस 12-14 किलो यूरिया डीएपी डालता था और उससे उत्पादन बहुत बढ़ता था। अब हो क्या गया? किसान इस रासायनिक खेती ने इतना आलसी बना दिया कि उसने पशु पालना छोड़ दिया। जब पशु नहीं तो गोबर की खेत में खाद कहां से आएगी? और उसने एक तरफा
ऐसी फसलों का चयन कर लिया, यूरिया डालो, डीएपी डालो, बीमारी हो तो पेस्टिसाइड डालो, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ा कि आप आश्चर्य करेंगे। मैं हरियाणा पंजाब से आता हूँ, वहां हमारा क्षेत्र में आलू होता है, आलू रोज खाते हैं। इसके 1 एकड़ में इस समय हमारे किसान 12 से 13 बैग डालते थे 1 एकड़, और वो पूरे एकड़ को इतना खाद डालते हैं यूरिया डीएपी कि वो व्हाइट हो जाता है। फिर उसमें लगाते हैं, फिर उसमें पेस्टिसाइड के स्प्रे को अलग होते। स्वामीनाथन ने कितना बोला था? 13 केजी, और कितने में? 2.5 एकड़ में। 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ का होता है। उन्होंने 13 किलो 1 हेक्टेयर में बोला था, और हमने इतने आगे बढ़ाए कि 1 एकड़ में 13 बैग डालने पड़ रहे, तो भी उत्पादन नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि धरती का ऑर्गेनिक कार्बन जो 2 से 2.5% था, वो इस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से नीचे आ गया। गुजरात में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से ज्यादा हो। ऐसे ना प्रकाश, हमारे डायरेक्टर महोदय बैठे, आज ये गुजरात में पूरे देश में ये स्थिति है। अब ये ऑर्गेनिक कार्बन खत्म क्यों हुआ? 2 से 2.5% नीचे क्यों आया? इसलिए आया कि इसमें जो धरती की गुणवत्ता बढ़ाने वाले बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु, अळसिया, अर्थवर्म, केचुआ, वो सब मार दी, मित्र कीट मार दिए, पशु पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई। धरती को जहर डाल डाल करके हमने उस धरती को बंजर बना दिया। आप में तो साइंटिस्ट भी हैं, माइक्रोबायोलॉजी के कितने साइंटिस्ट हैं आप? वेरी बहुत अच्छा। आपके जिम्मे बहुत बड़ा काम मिलने वाला है, आपने बहुत काम करना है। आपने ये प्रामाणिकता सिद्ध करनी है लैब में कि इस धरती को बंजर होने से बचाने की कौन सा पद्धति और तरीका है। और वो पद्धति हमारे ऋषि मुनि महात्मा वो मूर्ख नहीं थे, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ये जो ऋषि शब्द है ना, ऋषि, और अंग्रेजी का रिसर्च शब्द, ये ऋषि का अपभ्रंश शब्द है। समझ में आया? अंग्रेजी में जो रिसर्च शब्द है ना, वो ऋषि का अपभ्रंश है। भारत का एक ऋषि जो था वो रिसर्च स्कॉलर था। वो पहाड़ों की कंदराओं में, जंगल के झोपड़ों में बैठकर यूं ही पड़े रहते थे। उन्होंने जो साहित्य और ग्रंथ लिखे, आपको पढ़ने का सौभाग्य ही नहीं मिला। आप महर्षि पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ करके देखिए, महर्षि पतंजलि का काशी का योग शास्त्र देखिए, महर्षि कणाद, जैमिनी, कपिल, उनके आप न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, मीमांसा शास्त्र कभी देखिए। आप और हम एक बिंदुवत भी इनके सामने नहीं, जितनी बड़ा रिसर्च लोगों की। खगोल के ऊपर कितना नॉलेज, उस समय उन लोगों ने कितने बजकर कितने सेकंड पर 1 साल के बाद सूर्य ग्रहण होगा आज बता देते हैं, और उसे इधर उधर नहीं होता है ना। तो अनपढ़ थे क्या साइंटिस्ट नहीं थे? कितना बड़ा रिसर्च उनके पास। और सुनो, आयुर्वेद ग्रंथ है देश का, हजारों साल पहले आया, उसमें एक एक वनस्पति का गुण धर्म लिखा है। पीपल का क्या गुण है, नीम का क्या है, तुलसी का क्या है। किसी भी वनस्पति को हजारों लाखों प्रकार की
जो वर्णन हजारों साल पहले उन्होंने गुण धर्म जिस पौधे वनस्पति के बताए, आज की साइंस की लेबोरेटरी उनमें एक ज्यादा गुण धर्म नहीं बता सकी, एक कम नहीं बता सकी। ये साइंस नहीं। आज तो आप अपनी लैब पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनकी लेबोरेटरी तो उनका ब्रेन, दिल और सीधा ईश्वर से संपर्क था। कितने बड़े बड़े ज्ञान का भंडार होते, हम समझ नहीं पाए उन चीजों। तो मैं जो निवेदन आपसे करता हूं, इस समय हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, आईसीआर का तंत्र चल रहा है, वो एक तरफा रासायनिक खेती की ओर बढ़ता ही चल रहा है, और इतना बढ़ा कि अब उसके दुष्परिणाम भयंकर रूप से दिखाई देने लगे। अभी हम बैठे प्रकाश भाई जी जो डायरेक्टर साहब हैं, संकेत भाई और फलसाना जी, हम सब बात कर रहे थे। अब ये कहते हैं कि एकदम बारिश पड़ती, जितनी बारिश पूरे वर्ष में होनी थी इतनी तो अब तक हो चुकी है। लोगों को फसल बीजने का सोई का समय नहीं मिल रहा है। नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा, बारिश होगी तो अति होगी। कई समुद्री तूफान है, कई बर्फीले तूफान है, कई भूकंप है। ये सब कुछ क्यों? बिना कारण के कार्य नहीं होता दुनिया में। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का दुष्परिणाम है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत चीजें जिम्मेदार है, लेकिन उसमें रासायनिक खेती भी बहुत बड़ी जिम्मेदार है। आप तो साइंटिस्ट लोग हैं, पढ़ा होगा आपने। किसान जब खेत में यूरिया डीएपी डालता है तो इसमें मुख्य तत्व नाइट्रोजन है, आया ना? और ये नाइट्रोजन जब आकाश के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो तीसरी गैस पैदा होती। बोलो कौन सी होती है जी? बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है। अब ये भी बताओ, नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से कितना खतरनाक है? कितने गुना? 312 गुना खतरनाक है। समझ में आई बात? आज हम सब लोगों को एक ही बात बोलते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, जहरीली गैस है। लेकिन आज तक आपके कृषि वैज्ञानिक जानते हुए इस बात को दबा के बैठे। उनको ये प्रचार नहीं किया गया कि हम कर क्या रहे हैं लोगों के साथ, कितना बड़ा जुल्म किया था। आज हवा लेने की बची नहीं, पानी पीने लायक बचा नहीं, धरती जहरीली हो गई, पानी गंदा हो गया, सब फल फ्रूट साग सब्जी में जहर लोगों को खाने को दिए जाए, अस्पताल भरे पड़े। आप कल्पना करें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खतरनाक है पर्यावरण के लिए, लेकिन किसान हजारों लाखों टन यूरिया साल भर में धरती में फेंकता है और इससे 312 गुना ज्यादा खतरनाक नाइट्रस ऑक्साइड को देता है। समझ में? इतना बड़ा पाप इन लोगों ने किया। आप सबसे मैं पूछता हूं, धरती के लिए अर्थवर्म केचुआ लाभकारी है कि नहीं? अवश्य है ना लाभ। अब एक रस्सियों को खेत से पकड़ो, यहां रखो इस टेबल पे और उस पे यूरिया डाल, वो जिएगा या मरेगा? मरेगा। और ये खेती के लिए लाभकारी, मिट्टी के लिए वरदान। कितना वरदान है आप लोगों ने पता नहीं इसके बारे में पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन इसकी जानकारी आपने लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपने दुनिया से हटके काम करना है। आप अपने आप को, मेरी बेटियां और आप युवा, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं, आप अपने आप को आज ये नियुक्ति पाकर केवल नौकर मत मानो,
वो तो एक आपकी आजीविका का साधन है। आप इस देश और दुनिया के भाग्य विधाता बनने वाले हो। आप लोगों को जीवन देने वाले बनने वाले हो। आप इस भगवान की व्यवस्था में सहयोगी बनकर ईश्वर के सबसे बड़े उसकी कृपा के पात्र बनने वाले हो। इसको सामान्य मत समझना। जैसे डॉक्टर स्वामीनाथन ने उस समय लोगों को पेट भरने के लिए अभियान, पवित्र अभियान चलाया था, हमारी गलतियां रही, हमने उसको ठीक नहीं समझा, उनकी गलती नहीं। लेकिन आज के डॉक्टर स्वामीनाथन, आप जितने मेरे सामने हो ना, वो आज डॉक्टर मैंने आज जो बर्बादी इस देश और दुनिया में हो रही, इसको बचाने वाले आप। क्यों हुआ? क्योंकि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पहले प्रतिनिधि हो, पहली नियुक्तियां आपकी हैं, आपके सारे पद जो भरे हैं उसमें पहली भर्ती आपकी हुई, और वो यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी। इसलिए आप दुनिया से अलग हो के नहीं बोलो ना अलग। जब बाकी यूनिवर्सिटियों से काम चल रहा था तो इसको बढ़ाने की जरूरत क्या थी? कोई मिशन होगा क्या? अब आपने इस धारा को बदलना है। अगली बात सुनो, महापुरुष और सामान्य लोगों में मौलिक अंतर होता है। सामान्य पुरुष पता कौन होते हैं? ध्यान करो, सामान्य आदमी और महापुरुष में अंतर किस बात का है? वैसा ही शरीर उसका, वैसे उसका, वैसी दो आंखें उसकी, वैसी उसकी, वैसी कान, वैसे ब्लड, सभी तो वही है। लेकिन एक को महापुरुष कहते हैं जिसके चरणों में दुनिया जुड़ती है। एक सामान्य व्यक्ति आया, ईट डी मैरी, खाया पिया और चला गया, वो भी आदमी। महापुरुष और सामान्य लोगों में मेरे आदरणीयों एक ही अंतर है कि जो सामान्य आदमी है वो बने बनाए रास्ते पर चलता है। जो रास्ता बना दिया किसी ने, उस पे चलता है। लेकिन महापुरुष वो होता है जो बने बनाए रास्ते पे नहीं चलता, नया रास्ता बनाता है। और नया रास्ता ही नहीं बनाता, दुनिया की गर्दन पकड़ करके लोगों को उस रास्ते पर चलाने को मजबूर कर देता है, उसको महापुरुष बोलते हैं। मैं यही समझ। अब दुनिया जिस रास्ते पे चल रही वो तो ठीक नहीं, अब उस रास्ते को बनाना और बाकी लोगों को उस पर लाना, ये आपकी जिम्मेदारी। स्वीकार करोगे? करोगे? ये बोलते जवान होते, आप सबसे तो ज्यादा मेरी तो आवाज बुलंद है। सारे जवान और कमजोर आवाज कैसे हम विश्वास करें कि होगा? आपकी जो शंकाएं किसी भी तरह की, उसको खुल के हमारे सामने रखो। मेरे पास ऐसे साइंटिस्ट हैं जो 10-12 साल से जुड़े हुए, माइक्रोबायोलॉजी के, सोयल के, कीट के, सब तरह के। हम उनको आपके बीच में लेके आए। आपने चुप नहीं बैठना। यदि आप चुप बैठते हैं तो गलत बात है। जो भी शंका है खुल के प्रश्नोत्तर करो। कारण क्या है? आप जो पढ़ करके आए हो वही जहर बेचने का मामला पढ़ के है। आपकी जो सब की पढ़ाई है वही यूरिया की, डीएपी की, पेस्टिसाइड की, उसके द्वारा खेती, यही पढ़ाना। प्राकृतिक खेती को तो आपने पढ़ा नहीं। आप वो धारणा बना के, मेरा निवेदन आपसे है, आपने अपने आप को परिवर्तनशील बनाना है। दुनिया में साइंस टिकाऊ सिद्धांत नहीं है, इसमें चेंज होते रहे। आदमी साइकिल जब बनी तो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल आई तो वो जीरो हो गया, और मोटरसाइकिल के आगे कार आई तो बड़ा खुश हुआ, वो मोटरसाइकिल जीरो हो गया।
और मोटरसाइकिल और कार के आगे जब जहाज आए तो ये सारी जीरो होगी। समझ में आएगी? तो ये विज्ञान जो हो परिवर्तनशील है, इसमें शोध होते रहते, नई नई रिसर्च आती, टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती, और जितना नया कल्याणकारी दोगे उतना आप समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक समझ में? तो आप सब जितने भी मेरे सामने उन पर जो डिग्रियां हैं वो इन्हीं यूनिवर्सिटी की हैं जो अब तक यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड या ऐसे साइंस को पढ़ाते रहे, आप पढ़ करके आए। अब आप उससे बिल्कुल हटके जाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको बुलाया, नहीं तो नियुक्ति दे के वहां बैठ जाते, खत्म की बात। मैं पूरी ताकत से इस यूनिवर्सिटी बनाने में लगा, और पूरी ताकत माननीय प्रधानमंत्री जी, सब लोग और प्रदेश सरकार, उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें इस काम में मिला है। और इसमें औरों की तरह आप भी वैसी नौकरी करके चले जाएं तो ये पाप मुझे भी लगेगा और मेरे से ज्यादा आप सबको लगेगा। बोलो, अब यदि प्राकृतिक खेती को आप प्रमोट करेंगे, हाँ गलत है तो हमें बताओ, जबरदस्ती नहीं, आपने वैज्ञानिक शोध करने प्राकृतिक खेती, यदि आप इतना समर्पण नहीं कर पाए तो परिणाम नहीं मिलेगा। आप जितने भी युवा बैठे हैं, साइंटिस्ट और प्राध्यापक, इन सब से मेरा निवेदन है कि आप जो पूर्वाग्रह बनाए बैठे ना अंदर, उनको कतई निकालो। आपने शुद्ध वैज्ञानिक भाव से रिसर्च करना, फिर देखना आपका आत्मा कितना खुश होगा, मन कितना खुश होगा, और आप ये कहेंगे हमने कैंसर से मरने वालों को जीवन दिया, हमने हार्ट अटैक वाले लोगों को बचाया, हमने घर घर के अंदर डायबिटीज होगी उससे लोगों को बचाया, हमने धरती माँ को जहरीला होने से बचाया, हमने जल देवता को जहरीला होने से बचाया, आने वाली पीढ़ियों को दिया। आप आदरणीय फिर ध्यान से करो, इस दुनिया में 7-8 अरब लोग हैं, इन 7-8 अरब लोगों में आप 45 व्यक्ति बेटे बेटी अलग हो। इतनी बड़ी दुनिया में आप अलग हैं, समझ में आएगा? अपने स्वरूप को पहचानो, आप अपने स्वरूप को पहचानो, और स्वरूप को पहचानोगे और कुछ करने की तमन्ना लेकर पैशन के साथ बढ़ोगे तो परिणाम ऐसा मिलेगा कि दुनिया आपको पूजे, आपका सम्मान करे, आपकी इज्जत बढ़े। अगली जानकारी, इस समय हमारे गुजरात में प्राकृतिक यूनिवर्सिटी से 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होगी, 4 वो हैं जिनमें हम पढ़ के आए। एक है जूनागढ़ में, एक है दांतेवाड़ा में, एक है आनंद में, एक है नवसारी। ठीक है, इनके साइंटिस्ट और वाइस चांसलर हर महीना प्रति मास राजभवन में हमारी मासिक बैठक होती, उसमें आते हैं, और वो प्राकृतिक खेती मिशन को बढ़ाने के लिए हम सब बैठते हैं, हमारे डायरेक्टर महोदय भी बैठते हैं, वो सब बैठते हैं। पिछले कई सालों से हमने मिशन शुरू किया, उनकी कतई 1% भी इसमें रुचि नहीं है, 1% भी रुचि नहीं। सारे विरोध करते थे, गौमूत्र से क्या होगा, इस गोबर से क्या होगा, दुनिया चांद पर चलेगी, गौमूत्र लोग दे बैठे। ये उन सब की धारणा है। रासायनिक खेती के बिना कैसे पेट भरोगे, देश भूखा मर जाएगा। आज इतनी जरूरत है अन्न की, पेट कहां से भरोगे?
ये सोच उन सब की थी और सारे प्रोफेसर की, सारी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट की, सबका एक ही विचार था। लेकिन सरकार का प्रेशर था, मिशन हम लेके चले थे, वो आते रहे, हम उनको निवेदन करते रहे। जब अंत में बेचारों ने देखा तो पीछे ही पड़ लिए, तो उन्होंने इस पे अपने माइक्रोबायोलॉजी के दूसरे साइंटिस्ट को लगा दिया उन्होंने, और हमें पूरी जानकारी नहीं दी, लेकिन वहां वो काम चलता रहा। बाद में 2 साल के बाद हमें भी पता लगा कि इन्होंने भी काम शुरू किया। आपको जानकर इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आपके लिए दिमाग पर जो वजन उसको रखने की जरूरत नहीं, आपको खुशी होगी। पीछे 2-3 महीना पहले जो हमारी मीटिंग हुई मासिक, उसमें हमारे पूर्व वाइस चांसलर ने सभी यूनिवर्सिटी लगभग सबकी रिपोर्ट है हमारे पास, ले सकते वो देना है। इन सभी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट क्या आई कि प्राकृतिक खेती रासायनिक खेती में उत्पादन में कोई फर्क नहीं आता। हो गया ना आपका? आप में भी बहुत को होगा क्योंकि वही पढ़ाते रहे, आप सब में भी होगा। रासायनिक खेती के बिना उत्पादन कैसे बढ़ेगा, ये आपके दिमाग में भी होगी, क्योंकि वातावरण वही था। लेकिन उन्होंने कहा इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, तरीका इसका अनुपालन विधिवत होना चाहिए 5 आयाम के साथ, फिर कोई अंतर नहीं है। अंतर ही नहीं, बल्कि दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हल्दी उन्होंने पैदा की, मिस्टर चौहान वहां के वाइस चांसलर, उन्होंने यहाँ प्रस्तुत रिपोर्ट में बिल्कुल रासायनिक से डबल उत्पादन हुआ प्राकृतिक। कितना? डबल। उसमें 10 क्विंटल थी रासायनिक में, तो प्राकृतिक में 20 क्विंटल, और उसमें जो तत्व है ना वो उसके करकुमिन, जो कैंसर तक के लिए दवाई बनता है, वो रासायनिक से ज्यादा था गुणवत्तापूर्ण। ये उनकी रिसर्च है। आपके गुजरात की मैं बात, आप में गुजराती कितने हैं? ओ ये तो सारे गुजराती, अरे वाह। और ये तो आपके प्रदेश के लिए काम हो रहा, कौन करेगा, इस बात नहीं करेगा। ये तो बहुत बड़ा कल्याण का बिल्कुल गुजरात की धरती से दुनिया में जाए, सारी दुनिया को बदलने का काम होता है। तो ये जो सोच है ना, उत्पादन घटेगा, इसको कतई दिमाग से निकालना। मैंने जब ये काम शुरू किया, मैंने यूं ही नहीं किया, मैं भी रासायनिक खेती करता था, यूरिया डीएपी यही डालता था अपने खेत में। लगभग 200 एकड़ का खेत है मेरा कुरुक्षेत्र। आप ये सब लोग गए वहां, और मेरे साथ एक घटना घटी थी छोटी। आजकल डांगर का खेत होता ना, धान का, उसमें मैं पेस्टिसाइड डलवा रहा था खेतों में। एक मजदूर जो था ना, खेत कर्मचारी, वो बेचारे मगज में चढ़ते वही बेहोश होकर गिर गए। दूसरे ने मेरे को सूचना दी कि वो तो मरेगा, भागो। हम जाके उसको हॉस्पिटल ले गए। 3 दिन में जान तो उसकी बचा ली। लेकिन अखबारों में मैं पढ़ता था, साल में हजारों किसान इस देश में पेस्टिसाइड के चढ़ने से ही मर जाते हैं। तो मेरे पास 1500 बच्चे पढ़ते हैं, 18 स्टेट रेजिडेंशियल संस्था, और मैं ये सब कुछ खाने पीने के उन बच्चों को देता था। तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ी चोट लगी कि इस खेती कर्मचारी ने इस पेस्टिसाइड को ना खाया था ना पिया, केवल स्प्रे के गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं तो ये जहर को बच्चों के इस खाने में डायरेक्ट डलवाता हूँ। सब्जी भाजी में भी ये पड़ता है, फलों में भी पड़ता है, गेहूं चावल में भी पड़ता है, और ये खाना मैं बच्चों को देता हूँ। ये देश के भावी बच्चे माँ बाप ने तुझे सौंपे, और मैं इनको जहर खिला के मार रहा हूँ, ये पाप है, ये मैं नहीं करूंगा। यहाँ से मैं बदला, समझ में आएगा? तो ये घटना क्या आप नहीं देखते? बोलो जी, क्या ये जो घटना मेरे सामने घटी आप नहीं सुनते, आप नहीं जानते? तो आप ही बदलो।
फिर क्या हुआ? अब इसको समझो, आज थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको जानकारी इसलिए कि आप हमारे जान है सारे। मैं डॉक्टर हरि हूं, इस समय पद्मश्री दिया पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने उनको, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट थे, उस समय कृषि विज्ञान केंद्र के वो हेड थे जिला कोष, उनके पास गए और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं रासायनिक खेती छोड़ना चाहता हूं, इसका विकल्प कोई है क्या? तो उन्होंने कहा इसका विकल्प तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक। मैंने कहा जी वो क्या होती है? ये हमारे पास लोग उसकी ट्रेनिंग हम दिलवा देंगे आपके लोग। मैं कौन दे दूँ? मेरे जो खेत कर्मचारी थे मैंने उनको ट्रेनिंग पे लगा, मैं खुद भी बैठा हूँ ट्रेनिंग। मैंने जानना चाहा इसका क्या साइंस है, क्या इसका मतलब। तो उन्होंने वो पक्के पीट बनवाए, उसमें गोबर की खाद डलवाई, कुछ घास फूस पत्ते डलवाए, उसमें जो अलसिया केचुआ तुरंत वो विदेश से आता था, खरीद के लाए, खरीद के लाए, वो उसमें छोड़ा। वो 1.5-2 महीना 2.5 महीना उसको खाता है, पेट से निकालता है। जब 2.5 महीने वो भुरभुरा सा हुआ तो फिर वो छानना पड़ता है, फिर उसको छानते थे, वर्म ऊपर आ गया और वो वर्मी कंपोस्ट उड़ते नीचे आ गया। यही ना तरीका, ये मैंने करवाया और ये मैंने खेतों में डलवाया। 5 एकड़ से मैंने शुरू किया। ये सारे काम में पहले साल मेरे को कुछ नहीं मिला, कीट पतंग खा गया। अगले साल किया तो लगभग 50% मिला, मेहनत वही चली। तीसरे साल किया तो लगभग 80% मेरे को मिला, बाकी मेरे दिमाग में आया। 3 साल से मैं लगा, न तो मेरी मेहनत कम हुई, न मेरा खर्चा कम हुआ, न मेरे को उत्पादन पूरा मिलता। अब तेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है, जिस खेडूत किसान के पास है ही 2-4 एकड़ जमीन, 2 एकड़, और वो इस जैविक खेती को करेगा तो उसके बच्चे तो भूखे मरेंगे। समझ में आई कि नहीं? तो मैं दोबारा उन्हीं कृषि वैज्ञानिक के पास गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब हरिओम जी, वो मेरे थोड़े परिचय में भी। मैंने कहा आपकी इस खेती को करते 3 साल हो गए और ये मेरा हाल है, ये जो मैंने आपको बताया। तो वो मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे जी यही जैविक खेती है, यही ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेरे पास तो रास्ता है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मैं बड़ी चिंता में पड़ा कि अब क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि तू आधा गोबर डाल ले, आधा ये यूरिया DAP डाल ले, बीच का रास्ता अपना। जो रास्ता दिया था डॉक्टर स्वामीनाथन ने, उसकी ओर बढ़ो, इस तरफ चलने की तैयारी। तो मैंने उनसे डिस्कस किया ये घटता क्यों है, उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा, इससे ये बीमारी और ये क्यों आई। तो डॉक्टर हरिओम ने कहा जी इसमें कुछ नहीं, तुम्हारे गोबर गोमूत्र में, बाकी आपने समझना है। तो उसने 2 मेरे को बुकलेट दी, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब के साइंटिस्ट की निकली हुई, उसके ग्रंथ पे नाम था किसानों के लिए सिफारिशें। ये हिंदी में होती थी, किसानों को समझाने। तो उसमें दिया था जैविक खेती क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। आपको भी इसका ध्यान होना चाहिए, तब आपकी समझ में आएगी। तो उसमें क्या लिखा था कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें मुख्य योगदान करती लोगों का पेट भरने के लिए, एक चावल और एक गेहूं। ठीक है क्या? देश में ये खाई जाती है और इन दोनों फसलों का प्रति एकड़ भरपूर उत्पादन लेना है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। कितना? बोलो भाई कमजोर विद्यार्थियों, 60 किलो। ठीक है।
अब यदि आपने रासायनिक खेती करनी है और 60 किलो नाइट्रोजन पूरा करना है तो क्या दिक्कत है? आप यूरिया डीएपी की दुकान पे जाओ, वो खरीदो, एक एक डेढ़ महीना के अंतर से डालते जाओ, 60 किलो पूरा कर दो, उत्पादन भी पूरा और वो काम पूरा हो गया है। अब जैविक खेती में 60 किलो नाइट्रोजन पूरा कैसे कर? एक टन गोबर की खाद में मान लिखा था, एक टन गोबर की खाद में 2 kg नाइट्रोजन, कितना? 2 किलो। और हमें कितना चाहिए? तो कितना गोबर चाहिए एक एकड़ में? 30 क्विंटल, 300 क्विंटल गोबर की खाद। अब आप किसानों के कितने बच्चे आपने आज पढ़ा? ये अच्छी बात है, ये खुशी है मेरे को। खेती करने वालों के बच्चे इस लाइन पे जाएंगे तो ज्यादा काम होगा। जो खेती नहीं करते उनको थोड़ा कम अनुभव होता है, खेती वाले को 300 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत पड़े तो कितना पशुधन चाहिए? 40 से 50 पशु कम से कम चाहिए। अब सोचो, एकड़ एक, पशु 40-50, किसानों पशुपालन या बच्चे पढ़ रहे, इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये है जैविक खेती। और कमाल की बात क्या है, हमारा आईसीआर सरकारें 30-40 साल से इसको ढो रहे, पैसा बांटते हैं, और परिणाम ये सारे भारत में एक भी मॉडल जैविक खेती का नहीं, और चल रहा था अगली ओर से। मान लो 300 क्विंटल गोबर कोई प्रति एकड़ डाल भी दे इधर उधर से ला, तो इतना गोबर जहां पड़ेगा उसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जहरीली गैसें बढ़ेगी कि नहीं? पर्यावरण को दूषित होगा कि नहीं? 2, तीसरा, इतना गोबर की खाद जहां पड़ेगी उसमें मृदा वीड्स इतना पैदा होगा कि किसान की सारी लेबर उसमें होगा कि नहीं? अगली बात, आप सब जानते हैं कि खेत में 2 तरह के कीट हैं, मित्र कीट, एक शत्रु कीट, है ना? ऐसा शत्रु कीट का भोजन मित्र कीट से बिल्कुल डबल है। जब उसको इतना गोबर की खाद खुला भोजन मिलेगा तो शत्रु कीट बढ़ेगा कि नहीं? और शत्रु कीट बढ़ेगा तो खेती की बीमारी खत्म हो ही नहीं सकती। इसलिए जैविक खेती में बीमारियों का भंडार होगा, समझ में? तो इसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझना कीजिए। और रासायनिक खेती क्या है? रासायनिक खेती में आप जितने भी साइंटिस्ट यहाँ हैं और विश्व के जितने साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर, मैं सबको चैलेंज करता हूं, कोई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ये सिद्ध कर दे कि रासायनिक खेती से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम उनके चरणों में नमन करके गुरुजी स्वीकार करें। बोलो, बढ़ता है? ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव, अड़सिया, मित्र कीट, ठीक है? और इनको मारने का काम कौन करता है? रासायनिक खेती। तो ये आने वाली, इन लोगों ने पता कितना पाप किया है। इन्होंने वर्तमान अपना समय तो निकाल दिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को इन्होंने भोजन के लिए, भूखे मारने के लिए तैयार कर दिया। आप सब नहीं जानते, 30 साल पहले पानी की बोतल कहीं नहीं थी इस देश में, कहीं पर भी पानी पीते थे। ये पानी की बोतलें जो हाथों में लिए फिरते हैं, ये इनकी देन है। ये मास्क लगाए से क्या हवा नहीं मिलेगी? कभी उसकी स्पीड घटेगी, वो लेनी तो पड़ेगी। हवा दूषित कर दी, मिट्टी जहरीली कर दी,
आज भारत की धरती पानी नहीं पीती है, बाढ़ पता क्यों आती है? ये इसलिए आती है कि यूरिया डीएपी जो है ये इसमें नमक जैसे तत्व जो धरती में नीचे जाके उन्होंने बहुत मोटी लेयर बना दी है, पत्थर सीमेंट ईंट का। इतनी भयंकर वो लेयर बड़ी है, ऊपर की 1 फीट मिट्टी तो मुलायम क्योंकि वो चिढ़ते रहते हैं कल्टीवेशन के कारण, लेकिन उस 1 फीट के नीचे आप पूरे देश में आप वो है नहीं, मैं आपको दिखाता, डॉक्टर साहब दिखाएंगे आपको, दिखवाना। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया इस साल जून में, ड्रिल मशीन मैंने लगाई। ड्रिल मशीन उस धरती में जो रासायनिक 2 इंच से आगे हिलने लग गई, जवाब देगी, बंद हो गई। और मेरे प्राकृतिक में गए तो 30 सेकंड में 2.5 फीट अंदर, और वो धरती पत्थर बन गई और मेरी धरती ऐसी खिल गई, खुशबू आती है उसमें प्राकृतिक। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि मेरे खेत 1 एकड़ में 10 से 15-20 लाख अड़सिया काम करता मेरे, और वो अड़सिया कैसे जाता है? इसे जाता, इससे आता, इससे जाता, इससे आता। वो चलते चलते उसी छेद से नहीं आता, नया बनाता और शरीर से वर्मी वो छोड़ता, छिद्र को लीप के ले जाता है, वो जल्दी बंद नहीं होता। 10-10 फीट तक वो अंदर यूं चलता है, ऊपर जाता है, 10-10 फीट तक धरती को ऑक्सीजन मिलता है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। और ये जो रस्सियां ना अथवा ये जिस खेत में है ना, जिस खेत में, उस खेत की मिट्टी को खाकर जब पेट से निकालता है तो उस खेत की मिट्टी से इसके पेट के निकली मिट्टी में 6 गुना ज्यादा नाइट्रोजन है, 9 गुना ज्यादा फास्फोरस है, 11 गुना ज्यादा पोटास है। और जब ये अड़सिया मरता है ना, तो धरती के जितने पोषक तत्व 16-17 चाहिए सारे की पूर्ति करता है। और ये अड़सिया अर्थवर्म एक जीवन में 40 से 50 हजार बच्चों को जन्म देता है। समझ में आई बात? इतने नए मर गया, पैदा हुए मर गया, जिंदगी जीते जीवित धरती के फर्टिलिटी को बढ़ाता और मरने के बाद भी बढ़ाता, ये भगवान का आशीर्वाद। और आपकी साइंस ने क्या किया? अपने रक्षक को ही मौत के घाट उतार दिया। जो उसका भला करने वाला उसको मार रहे हैं, इससे बड़े मूर्ख और पापी क्या होगा इस समाज में? वो हमारा भला करना चाहता है और हम उसको मारने पे खड़े। और ये पढ़े लिखी साइंस कहते हैं, पढ़े लिखी, ये पाप चल रहा देश में। और इस अब ये अड़सिया तो आंख से दिखाई देता है, इतना बड़ा है, लेकिन जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु आंख से दिखते हैं, क्यों नहीं? माइक्रोबायोलॉजी वालों बोलो, दिखता है कितना सूक्ष्म। जब यूरिया डीएपी से दिखने वाला ही जिंदा रहता, वो कैसे रहेगा? उसमें कहां ताकत है इससे लड़ने? नहीं समझ में? इन्होंने सारे बैक्टीरिया, अगली बात, आप तो साइंटिस्ट, ये यूरिया डीएपी जो डालते हैं, इसको भी तो पौधों के भोजन में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया करते हैं ना, करते हैं ना। जब वो बैक्टीरिया पूर्ण नष्ट हो जाएंगे फिर क्या करो? यूएनओ ने रिपोर्ट दी है कि अगले 40-50 साल यही खेती जो दुनिया में चलती रही तो सारी दुनिया की धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। और इसका मैं प्रमाण देता हूं आपको। इसका प्रमाण क्या होगा? ये डॉक्टर हरिओम जी थे ना, जिनकी चर्चा मैंने की। जब मैंने इनका ये देखा, जैविक की खेत हो गई, जो हो गया, तो मैंने प्राकृतिक खेती शुरू। वो मेरे को हंसने लगे, क्या होगा इससे गोमूत्र गोबर? मैं कहा कोई बात नहीं होगा तो फिर आपकी शरण में आ जाएंगे। तो मेरे पास खेत के 2 हिस्से, एक तरफ मेरा 80 एकड़ का खेत,
एक बीच में रास्ता सड़क जाती, उसे इधर मेरा 100 एकड़ का खेत है। जो 100 एकड़ का खेत है वो जमीन ज्यादा उपजाऊ नहीं, उसको नमकीन जमीन जो नीचे से आती है ना, वाइट वाइट यही बोलते हैं हमारे, वो ऐसी जमीन थी, इधर वाली ठीक। मैंने उस जमीन में डांगर लगाया और जीवामृत घनजीवामृत डाल करके लगाया और हर पानी में जीवामृत देता। आश्चर्य होगा, जैसे पड़ोस में औरों की खेती थी वैसी मेरी हो गई। और वो डॉक्टर हरिओम पीछे से चुपके से मेरा खेत देखने आते थे और मेरे कर्मचारियों से पूछते थे, खेत वालों से, कि आचार्य जी यूरिया डीएपी रात को कब डलवाते हैं तुमसे, ये बोलते। तो उन्होंने कहा, साहब वो तो हमें नौकरी से हटा के डाला और हम पे इतने पैसे कहा कि हम अपने पास से लाकर डालेंगे, इसमें कुछ नहीं डालते, ये जीवामृत बनवाते, ये डलवाते हैं पानी के साथ। वो चक्कर काट गए कि ये हो क्या। अंत में जब हमने डांगर का कल्टीवेशन किया तो वो कहने लगे मेरे को बुलाना है, तो उन्होंने उनको बुलाया। उन्होंने देखा पहली बार उस बंजर लैंड में जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.23 था, उसमें मेरा 26 से 28 क्विंटल डांगर पैदा हुआ पहली बार। वो डॉक्टर हरिओम जी जो घोर विरोधी थे हमारे इस मिशन के, वो हिल गए और हमारी बीच बीच में और खेती भी देखी। एक दिन उनके दिमाग में आया कि इनकी मिट्टी की टेस्टिंग करानी चाहिए और उन्होंने अपने 6-7 साइंटिस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से एक दिन 2 गाड़ियां भर के आए हमारी बिना सूचना, और उन्होंने कमाल का काम किया। वो जिला कुरुक्षेत्र का मैं रहने वाला हूँ, 5 हमारे तालुका है तहसील, वो अलग अलग 5 तालुका में है। इतने में सुन रहे हो मेरी बात? और वहां की क्या है, जो प्रोग्रेसिव किसान, प्रोग्रेसिव किसान किसे बोलते हैं आप लोग? जो ज्यादा से ज्यादा यूरिया डालता हो, ज्यादा डीएपी डालता हो, जितना जहर डाल करके उत्पादन बढ़ाए, वो प्रोग्रेसिव किसान, यही है ना? उन पे गए तो उन्होंने 4-5 उन किसानों के खेतों की मिट्टी के सैंपल लिए और फिर वो वापस आके हमारे खेत में, फिर हमारी खेत की मिट्टी के सैंपल, सबके सैंपल वो लेके गए। अब उन्होंने उस सारी मिट्टी पर जो 5 थी ना रासायनिक खेती करने वाले, उनकी मिट्टी को इकट्ठा करके यूं मिला दिया और फिर उस पे उन्होंने लैब में रिसर्च किया तो उस मिट्टी में 30,07,000 बैक्टीरिया पाए। किसमें? रासायनिक। कितना पाया? 30,07,000 बैक्टीरिया पाया उनकी रिसर्च। फिर उन्होंने हमारी मिट्टी टेस्ट, पता कितना पाया? 161 करोड़ बैक्टीरिया पाया 1 ग्राम मिट्टी। कितना पाया? 161 करोड़ बैक्टीरिया 1 ग्राम मिट्टी में प्राकृतिक में पाया। बस वो जब उन्होंने देखा तो उसी दिन उनका दिमाग उड़ गया और मेरे को डॉक्टर हरिओम जी कहने लगे, जी इसमें तो जान है, ये तो अद्भुत परीक्षण। मेरा भी दिमाग घूम गया, ऐसे बोले, और मैं अब इसमें रुचि लूंगा आपके साथ। वो आने लगे और उन्होंने जब उस पर रिसर्च भेजने लगे, आने लगा। डॉक्टर बलजीत सारंग माइक्रोबायोलॉजी का साइंटिस्ट हुए। उसके बाद मैंने काम किया। मेरे पास घोड़े भी हैं, बकरी, गाय, सब भी, भैंस भी। तो मैंने क्या किया, ऊंट का मंगाया, गधे का, घोड़े का, बकरी का, देसी गाय का, जर्सी का, हॉर्न का, सबके गोबर इकट्ठे, उनको सुखाया और उनको बारीक किया। मैंने कपड़े की थैलियां बनाई 9-10, जितने पशुओं का वो सारा उसमें भरा,
थैली का नंबर ही हुआ 1 2 3 ऐसे नंबर। और उन डॉक्टर बलजीत साल माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट को नहीं मैंने बताया, मैंने अपनी डायरी में लिखा 1 नंबर में किस पशु का है, 5 में किसका, 9 में किसका। समझ में आप ऐसे करते हो? ये मैंने किया और उनको दे दिया। 5-6 महीना अपना जैसा टाइम मिला रिसर्च करते करते रहे। जब वो रिसर्च पूरी हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मेरे को वो थैली पकड़ाई तो भारतीय नस्ल की देसी गाय का गोबर साहिवाल था। उन्होंने कहा ये लो, ये क्या है कि ये धरती के लिए वरदान है। इसके 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया हैं, कम से कम 300 करोड़। और जो गाय जिन दिनों दूध नहीं देती, ड्राई होती, उस समय सूक्ष्म जीवाणु 500 करोड़ तक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी दूध में ना जाके इसमें आती है। और गौमूत्र उन्होंने कहा ये खनिज का भंडार है, इसमें किसी भी तरह का खेत के रोग को नष्ट करने की ताकत है, ये उन्होंने बताया। फिर मैंने अनेक यूनिवर्सिटी में भी इसकी चर्चा की, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, तो रिजल्ट इससे भी अच्छे कई जगह है, इससे भी अच्छे। और उसमें था गाय के पेट में एक तरह का बैक्टीरिया नहीं, सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया, और उसमें ऐसे भी बैक्टीरिया हैं आकाश में जो 78% नाइट्रोजन उसको खींचते हैं और उसका भोजन बनाकर वो दही जल को देते। हमारा नाइट्रोजन कहां से आएगा? ये आएगा ऐसे में। जैविक खेती का नाइट्रोजन गोबर से आएगा, लेकिन हम जीवामृत बना करके इन बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। यही आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा। आप कितना बड़ा विज्ञान है इसमें। हम ड्रम लेते हैं 200 लीटर पानी, उसको छाया में रखते हैं ताकि बैक्टीरिया डिस्टर्ब ना हो। जहां पशु बनते हैं वहां रखते छाया में रखते हैं। और ये देसी गाय ना, ये केवल एक ब्रीड में नहीं है, साहिवाल, साहिवाल, थारपार, कराठी, गिर, हरियाणवी, रेड सिंधी, इंडिया की 45 ब्रीड है, अलग-अलग प्रांतों की, यानी सारे वर्ल्ड में जो इंडिजिनस काउ उसी देश की जो उन सभी में ये गुण है। ये जो हॉस्टन फ्रीजन जर्सी ने इसका भी कराया, इसमें 70 से 78 लाख बैक्टीरिया ग्राम में पाए। हमारी भारतीयों में 300 से 500 करोड़ तक बैक्टीरिया और अलग अलग श्रेणी, और इनको और बढ़ाने का काम जो हमने किया ये तो गोबर से मिल गई, लेकिन धरती तो बंजर बना दी आपने यूरिया डाल के, तो खत्म कर दी। अब ये बैक्टीरिया बहुत स्पीड से कैसे बढ़ाए? इसके लिए प्राकृतिक खेती में एक तरीका हमारे पालेकर जी को अन्य लोगों ने बहुत बड़ा अपनाया। वो क्या एक्सपेरिमेंट किए कि वो ड्रम जो है उसमें देसी गाय 24 घंटा में 8 से 10 किलो गोबर, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है, दोनों ड्रम में डालते। उसमें 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन और 1.5 से 2 किलो उसमें किसी गुड़ डालो, गुड़ खराब हो कैसा भी, गुड़ ना हो तो मीठे फलों का ही रखा बिगड़े खराब, और 2 मुट्ठी मिट्टी वो किसी बड़े पेड़ के नीचे गिरा। आप कहेंगे बड़े पेड़ की क्यों डालें, खेत की क्यों ना डालें? खेत में तो आप लोगों ने छोड़ा ही कुछ नहीं, यूरिया डीएपी डालकर तो सब सूक्ष्म जीवाणु मर गए। अब पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी जंतुनाशक पड़ा है, इसलिए वहां सूक्ष्म जीवाणु का भंडार इसलिए हो रहा। अब ये चीज डल गई ना, अब इसको क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की तरह 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम 2 बार घूमना है, और गर्म प्रदेश में 5 दिन और ठंडे प्रदेश में 7 दिन। इसको आपने 2 समय घूम करके छोड़ना। इसमें वो बैक्टीरिया कितनी गति से बढ़ते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी वाले इसको रिसर्च करना। जो मेरे को बताया साइंटिस्ट ने
उन्होंने कहा कि हर 20 मिनट में ये सूक्ष्म जीवाणु के ड्रग में डबल होते हैं, हर 20 मिनट। क्यों होते हैं? और ये बढ़ते कैसे? 1 ग्राम गोबर में कितने बताए? कम से कम 300 ग्राम। तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? 30 लाख करोड़। ठीक है। और इन 30 लाख करोड़ को खाने को दे दिया दाल का बेसन, प्रोटीन, तो बलवान होंगे कि नहीं? पहलवान होंगे कि नहीं? और गुड़ दिया मल्टीप्लाई और बढ़ने के लिए। और ये जो मिट्टी डाली उसमें भी बैक्टीरिया, उन कॉलिन का आपस में कल्चर होगा। मेलवान, गुजराती हो, मेलवान, समझ गए कि नहीं? तो उससे उनकी संख्या बढ़ेगी। कितना? डबल हर 20 मिनट। यानी कि 30 लाख करोड़ 20 मिनट के बाद 60 लाख, उसके बाद 120 लाख। और कब तक बढ़ेगा? टिल 72 आवर्स, 72 घंटे तक बढ़ते जाएंगे। फिर ये रुकते हैं, फिर ये डेड होते हैं। तो 72 घंटे के बीच में स्प्रिंकलर से, ड्रिप से या पानी में खेत में छोड़ दो। जब ये खेत में जाएगा तो मिट्टी में जो थोड़े बहुत सूक्ष्म जीवाणु छोड़े ना अपने को इस खेती ने रासायनिक, ये उनमें मिलकर फिर मेलवन का काम होगा और इनकी संख्या अपार बढ़ेगी। जो अलसिया यूरिया डीएपी से डर के धरती में समाधि लिए बैठा ना, थोड़ा बहुत बचा हुआ, उसको जब उसका भोजन गंध मिलेगी धरती को छोड़ के ऊपर आएगा, काम करेगा, परिवार बढ़ेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी। मेरे खेत में एक भी अलसिया नहीं था जब मैं रासायनिक खेती करता। आज वो यहाँ पर है नहीं स्क्रीन, नहीं तो मैं आपको दिखाता। आप हिल जाओगे, वो दिखाएंगे डॉक्टर साहब इनके पास में है वो मेरी। आप पैर से चल नहीं सकते वर्षा काल में मेरे खेत, पैर ही नहीं रख सकते जमीन में, सब जगह अलसिया की छुआ। और इतना लंबा लंबा, इतना मजबूत, वो रात दिन मेरे खेतों में बिना पैसे का मजदूर काम करता है। वो अपना बलिदान दे के खेती बनाता, जिंदा जी बच्चे पैदा करता और काम करता। समझ रहे हैं? और ये बैक्टीरिया असंख्य है। मेरी जो धरती जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.23 था, आज मेरी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 200 एकड़ का 1 से ऊपर चला गया, 1.7 भी चला गया मेरे खेतों का। अब यूं बताओ साइंटिस्ट भाई, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? बोलो, बढ़ेगा। और ऑर्गेनिक कार्बन घटेगा तो उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? तो रासायनिक खेती ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाती है घटाती है? और प्राकृतिक खेती ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाती है घटाती है? फिर ये साइंटिस्ट जो होते हैं क्यों कहते हैं कि भूखा मर जाएगा देश? भूखा तो तुम मारोगे जो धरती को बंजर बना रहे हो। नहीं समझ रहे? भूखा तो वो मारेंगे जो धरती को बंजर बना रहे, आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे। इसलिए आप जितने आदरणीय हैं, मैं फिर अभिनंदन करता हूं। ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है और ये सारे साइंटिस्ट डॉक्टर साहब इसके बहुत बड़े निष्णात हैं। इनकी टीम में हमारी कुछ बेटियां जो पहले से जुड़ी हुई स्टूडेंट, वो बड़े निष्णात हैं। और आप इनकी खेती को देखिए। अभी हम बैठे कह रहे थे इस मौसम में कई सब्जियां नहीं मिल रही और हमें इतनी हरी हरी सब्जी आपके सामने पकड़ा दी। ये प्रकृति का कमाल है। अभी मैं इनको खजूर खिला के लाया, खा रहे, अभी खिला के लाया अपने ऑफिस में, मेरे अपने साथियों को। मेरे पास एक डॉक्टर वो है, मैं क्या नाम, किसान है, हरीश भाई काका, आशापुरा फार्म है भुज के पास, 400 एकड़ का जमींदार। मैं जब पहली बार उसके खेत में गया, पत्नी मेरे साथ थी, हमने मास्क लगाया, कपड़ा बांधना पड़ा मुंह के ऊपर, ट्रक उतर रही, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ट्रक खड़े वहां पे, यूं ट्रक भर भर के आते थे, इतना बड़ा गोदाम जिसने रखा है। मैंने कहा भाई ये पाप, पाप, ये तो खेती के बिना कैसे हो? मैंने उनके सारे लोगों को बिठाए, समझाया,
देखकर आप ये ना करो। प्राकृतिक साहब आपका बहुत आदर है, मेरा सौभाग्य है, मेरे खेत में गवर्नर साहब है, मेरी कितनी इज्जत आपने बनाई, लेकिन ये मत कहो कि ये ना मैं कैसे काम चले, मेरी उत्पादन नहीं रहेगा, मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरा तो नुकसान होगा। मैंने उसको बहुत समझाया, सारे लोग समझ में नहीं, फिर मैंने कहा तू 5 एकड़ में कर ले जो मैं कह, तेरे पास तो 400 एकड़ है, 5 एकड़ में मेरे वाली कर ले, बाकी में अपनी कर। उसने कहा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। और मैंने कहा सुन, इस 5 एकड़ में भी उत्पादन कम हो गया ना, तो खर्चा वो मैं भेजूंगा फिर। तो हंसने लगा, नहीं इसको मैं करूँ, लेकिन करना ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना। गाय ले लिया और विधिवत ट्रेनिंग, मैंने बुक भी दी, उनको ट्रेनिंग दिलवाई। जब ट्रेनिंग दिलवाई तो आज वो किसान जो करोड़ों रुपए का यूरिया डालता, वो पैर का हाथ लगाता, कहता साहब मेरे करोड़ों रुपए तो यही आपने बचा दिए। और उसका खेत प्राकृतिक आग वो भेजता, साग सब्जी या मैं अपनी करता हूँ या किचन गार्डन या वो भेजते। आज उनका जो खजूर है ना, वो इतना बड़ा बड़ा मोटा, इतना स्वस्थ, और वही ऐसा भेजते थे। मैंने इसको कहा भी कल परसों हरीश भाई, अब की बार खजूर इतना मोटा कहां से लाया? पहले तो छोटा था, कहने लगा साहब ये आपकी प्राकृतिक खेती का कमाल। मैं कहा कारण कैसे इतना मोटा हो गया, उत्पादन ही बढ़ गया, मेरा पैदावार ही बहुत हो गई। और इसी राजभवन में मैं बता रहा था अपने डायरेक्टर महोदय को, इन साथियों को, अभी 15-20 दिन पहले इससे बड़ा जो हॉल हमारा, उसमें 1000 के लगभग पूरे गुजरात के सहकारी समितियों के अध्यक्ष आए। उसमें मुख्यमंत्री, आपके गुजरात के शंकर भाई चौधरी विधानसभा अध्यक्ष थे, हम सब लोग। अध्यक्ष महोदय ने मंच से बोला, मैं उनके खेत में गया, वो भी जहर डालने में लगे हुए थे, मैं रात को वहीं सोया उनके खेत में, रात को जंगल में। और मैंने उनको रात भर समझाया, मैं कहा नहीं आप ये बंद करो, प्राकृतिक करो, आप पे गाय भी हैं, पशु भी हैं, आप जीवामृत बनाओ, घन जीवामृत बनाओ, मैं ट्रेनिंग दिलाऊंगा, आप ये करो इसको। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मिला जुला कर जो भी किया, अंत में वो कतई प्राकृतिक पे आ गए। और उस दिन उन्होंने मंच से पहली बार कहा, अभी 20-25 दिन, महीना हो गया, महीना हो गया सर, उन दिनों खजूर आना भी नहीं शुरू हुआ था लोगों का, किसी का नहीं आया था, लेकिन उन्होंने मंच से बोला कि मैं विशुद्ध साफ गए थे खेत में, सोए में ढील मिल था, बोल कुछ सका नहीं इनके आगे, और लेकिन मैंने चुपके से किया। उसका परिणाम ये हुआ कि लोगों का खजूर बाजार में नहीं, मेरे 8 ट्रक उतरे, 15 दिन एडवांस आ गया, बारिश का कोई नुकसान नहीं हुआ, एडवांस आने से रेट मेरे को 1.5 गुना 2 गुना मिल गया। वो इतने खुश थे, वो सबको कह रहे थे भाई प्राकृतिक खेती करो, मेरे को तो बहुत बड़ा लाभ इससे। तो आप जितने भाई बंधु हैं, मेरा निवेदन है, अभी बहुत विषय लंबा है, इसमें 5 आयाम है। इसका बीजामृत हम बनाते, बीज को संस्कारित करने की, धरती जुताई करके हम घनजीवामृत बनाते, डीएपी की तरह डालते, फिर हर पानी में हम जीवामृत देते, उसका स्प्रे कराते, धरती को आच्छादन करते, ढके रखते, एक समय अनेक तरह की फसलों को बोते, वो सब आपके यहाँ की आरंभिक साल में करवा रहे। अद्भुत ये काम, आप इस काम को करो, और इसलिए नहीं कि आप वहां सर्विस में लोग, ये तो एक माध्यम बन गया। आप परम सौभाग्यशाली लोग हैं, आप जानो ना जानो, मैं जानता हूँ आप सौभाग्यशाली, इसलिए सौभाग्यशाली हो कि आपने ऐसे संस्थान में पहली सर्विस मिली जो प्राणी मात्र के लिए कल्याण करने वाली है।
जीव जंतु के लिए कल्याण करने वाला। इतना विनाश हो चुका धरती पे। अभी एक डॉक्टर ममता शर्मा, आपने राजस्थान की हनुमानगढ़, 2-4 महीने पहले की बात है, उस लेडी डॉक्टर ने, बेटियों आप ध्यान करो ध्यान से, उसने 30 ऐसी महिलाएं ली जिनके 1-1 महीने के बच्चे थे। उस साइंटिस्ट ने 30 बच्चों के ब्लड सैंपल लिए, सब में पेस्टिसाइड, सब ब्लड में पेस्टिसाइड। वो जो फीड देती थी, दूध पिलाती थी बच्चे को, दूध देखा उसमें यूरिया, जिस गाय भैंस का दूध पिलाती उसमें यूरिया। अब ये सब जगह आप जितने बैठे में ये खा रहे हो, मेरे से सारा देश दुनिया को तबाह कर दिया। आज से 40-50 साल पहले कैंसर नाम की बीमारी को कोई जानता नहीं था। कैंसर क्या है, डायबिटीज को भी जानते थे क्या है, हार्ट अटैक को भी जानते थे क्या है, किडनी फेल होगी इसका पता ही नहीं था, किडनी भी कभी फेल होती, पैंक्रियाज भी कभी गड़बड़ में था, किसी को नहीं पता। 100 साल तक बूढ़े जीते। लेकिन आज अस्पताल इतने बढ़ गए, अस्पताल भरे पड़े, कोई खाली नहीं मिलेगा, बेड ही नहीं मिलते। मेरे पास रोज फोन आते थे, बेड दिलवा, बेड नहीं। ये हाल हो गया। देश का 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष विदेश में जाता है यूरिया डीएपी के लिए। 2 लाख करोड़ की तरह होता, किसान को वैसे बांटते तो गरीबी दूर होती। हम जहर खरीदते हैं, धरती को जहरीला करते हैं, सारी साग भाजी फ्रूट जहर वाले बना के लोगों को खिलाते हैं, फिर वो लोग बीमार होते, फिर उनको अस्पताल में भेजते, फिर उनका चक्रव्यूह चलता। आप वो सेनानी है जो इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं। आप कितने बड़े पुण्य के भागी हो। ईश्वर की पूजा केवल ये नहीं कि मंदिर में जाओ, घंटी बजाओ, पूजा पाठ। ईश्वर की पूजा है ईश्वर की व्यवस्था में सहयोग करना, ये ईश्वर पूजा। भगवान ने स्वस्थ बढ़िया पवित्र समुद्र दिए, उनको साफ रखो, पहाड़ साफ सुथरे दिए, उनको पवित्र रखो, पानी निर्मल दिए, उसको पवित्र रखो, हवा जीवनदायिनी दी, इसको संभाल के रखो। भगवान ने जो 5 तत्व दिए, इनकी पूरी सुरक्षा करना, ये मेरा आपका धर्म है, ये है ईश्वर की पूजा। ठीक है समझ में? तो आपके सामने घंटा हो गया मेरे को बोलते, तो अब मैं दक्षिणा भी लूंगा आप गुरु जी से, दोगे कि नहीं? पक्की बात। एक ही मेरी दक्षिणा है, ईमानदारी से आप आत्मा पे हाथ रख करके, हृदय पर हाथ रख के, आपने जो नौकरी ज्वाइन की है प्राकृतिक खेती, अब इस प्राकृतिक खेती के लिए जीवन समर्पित करना, जीवन लगा दो, इस पे रिसर्च करो। अब तक जो हमारे लोगों से की उससे भी आगे जाओ, जहां तक हम गए हैं उससे भी आगे जाओ। ऐसे ऐसे शोध करो कि सारी दुनिया को जीवन देने वाले आप। जीवन लेना महानता नहीं है, जीवन देना महानता। रासायनिक खेती तो जीवन दे रही, पक्षियों को मारो, जीवाणुओं को मारो, अड़सी को मारो, ये जहर खिलाकर लोगों को मारो, तामसिक वृत्ति बनाओ। आज देखो ना हमारे बुजुर्ग कितने शांत थे, न बढ़िया मकान थे, न गाड़ियां थी, न जहाज थे, मजे में पेड़ के नीचे, नीम के नीचे चद्दर तान कर सोते थे, न दवाई लेते थे सोने की। लेकिन नहीं मजेदार, आज सब कुछ है। आप कहीं पार्किंग में गाड़ी लगाते ना, थोड़ी टच हो गई ना पड़ोसी से, वही गोली चल जाती। देश से लड़ रहे, घरों में भाई भाई से लड़ रहा है, पति पत्नी की दुर्गा पुजारी, पड़ोसी पड़ोसी को देख के राजी है कि नहीं ये मामला? गीता में पता क्या लिखा? आहार शुद्धो सत्य शुद्धि।
भगवान कृष्ण कहते हैं अन्न से मन बनता है, जैसा खाओगे वैसा बनोगे। अब खिलाई जहर रहे तो अंदर से जहरी तो निकलेगा। तामसिक था, हमारे लोग तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि इनको तामसिक मानते थे। अब तो सब कुछ तामसिक है, कैसे बचोगे? पानी भी तामसिक, हवा भी तामसिक, भोजन भी तामसिक, फल भी तामसिक, बच ही नहीं सकते। इससे तामसिकता करके देश देशों से सारी दुनिया में तबाही, ये इस खाने का परिणाम। अच्छा, खाने का असर नहीं पड़ता? हम बैठे ना सारे ठीक ठाक बैठे, एक को दारू पिला दो इनमें से, फिर 10 मिनट के बाद देखना क्या होगा। क्यों साहब? 10 ही मिनट में रूप आ गया कि नहीं? क्यों आ गया? अंदर कुछ दूसरी चीज दी, खाना गलत है, पीना गलत है। इससे बड़ा प्रमाण और क्या लो? 10 ही मिनट में आदमी का रूप बदल जाता है। एक पिलाया था कुछ, उसी से बदल गया रूप। जो हम खा रहे इसका फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण का है ही गीता में, आहार शुद्ध हो सब कुछ, जैसा अन्न वैसा। तो इससे बड़े सौभाग्यशाली कोई हो सकते हैं आपसे ज्यादा आज की दुनिया? आप जितने हैं ना भाई बहन, आपसे सौभाग्यशाली कोई नहीं। आपको नियति ने, भगवान ने इतना बड़ा मौका दिया। आप ऐसे संस्थान में प्रवेश करें अपनी डिग्री विद्या को लेकर, जो दुनिया की पहली बड़ी। इसमें आप प्राणी मात्र को जीवन दो, इसमें कोई भेदभाव, हिंदू मुस्लिम सिख सिखाई जैन बौद्ध, इन बाढ़ से बाहर। खाना तो सबको चाहिए, पीना भी सबको चाहिए, हवा भी सबको चाहिए। तो आप समझ रहे हैं आप कितने महत्वशाली, आप कितने भाग्यशाली है, समझ में आए क्या? नहीं है। आप ईमानदारी से हाथ खड़ा कर और अंतर्मन से संकल्प के साथ मेरे को विश्वास है कि हम ईमानदारी से जान की बाजी लगा देंगे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, प्राकृतिक खेती के मिशन को बढ़ाएंगे। ठीक है? ढीले ढीले हाथों दरबारों, ये तो बेटियां तो जिस काम को लेती और ज्यादा करती हैं, इनके बहुत तगड़े हाथ है। अब ताली बजाओ अपने लिए। बेटियों की खुशी तुमको बड़ी संख्या में आई। आज तो बेटियां जिस काम को लेती इतिहास बना रही। आपने जो काम ले लिया, मैं हिमाचल में 4 वर्ष गवर्नर रहा, मेरे मिशन में 80% बहनें थी। और उनका परिणाम ये है, इस समय हिमाचल में एक सिंगल पंचायत भी ऐसी नहीं जिसमें प्राकृतिक खेती नहीं। वहां क्या हुआ? सरकार बदल गई मेरे आने के बाद। ये तो इन लोगों के झगड़े चलते हैं, राजनीतिकों के, मेरा इनसे मतलब था नहीं। तो वहां मैं जब काम शुरू किया तो पहले वहां कांग्रेस सरकार थी, मैंने उसमें भी काम किया। फिर बीजेपी आ गई, तो वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने 25 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए बढ़ाने के लिए दिया उसे, और मैंने काम को बढ़ा दिया और पूरे हिमाचल में बड़ा अभियान चल गया। मैं यहाँ गया, बाद में सरकार दूसरी गिरा, वहां के कृषि मंत्री ने कहा ये मिशन तो उनका था, इसको बंद करो। ये आवाज है, किसानों ने डंडे उठा लिए। आपने तो हमारा भला हम क्यों बंद करें? आपने कुछ नहीं देना, ग्रांट मत दो, लेकिन हम प्राकृतिक खेती करेंगे। कल मेरे को वहां से न्यूज आई, वो मैं आपको भेजूंगा। कल ही न्यूज आई वहां से कि उनका सेब का उत्पादन प्राकृतिक खेती से बढ़ गया, प्राकृतिक खेती से। और आप जानते हैं कि सेब को आप खाते हो, सोचते हो कि जैसी लाल ये खा के भी ऐसे हो गए, ऐसे सेब को मैं भी सोचता था। वहां जाके मैं सेब नहीं खाता। 16 स्प्रे होते हैं सेब, 16, और उनके ऐसे कार्ड बना रखे जैसे डॉक्टर आपके बनाता है। इस सप्ताह इस जहर का स्प्रे, इस सप्ताह इसका जहर का, इस सप्ताह इसका, ये हो।
एक दिन में आपकी तरह वहां इतने किसान छोटे छोटे गांव आते थे, मैं गांव में जाता, बैठता, जमीन में बैठ कर बातचीत करता, ऐसे बैठे थे। तो 2-3 किसान मैंने देखे कि हाथ गले, ये हाथ इन पे चर्म रोग लाइक पानी निकल रहा। मैंने पूछा तुम्हारे कई लोगों के हाथ ये क्यों है? तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ तो ये ग्रीन हाउस बने ना, हमें इसमें पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ता है, और वो पेस्टिसाइड कितना भी जोर लगाओ शरीर पे कहीं भी चला जाता तो उसमें हमारी चमड़ी ऐसी कर, और हम भी अकेले नहीं छिड़कते, नंबर लगाते, अब की बार माँ करेगी, अब की बार बड़ा बेटा करेगा, फिर छोटा बेटा करेगा, पिताजी करेंगे, ऐसे बांट के छिड़काव करते तो भी हमारी है। ये सब पेस्टिसाइड के छिड़काव के दुष्परिणाम ये उनमें से एक कतई प्राकृतिक खेती का बना। मेरे खेत में भी हम ट्रेनिंग देने आता मेरे वाले लोगों को, वहां का चंदेल के साथ के रहता है, तो उसने गजब बताया मेरे को, कहा जी वो हाथ मेरा ही देखा था आपने, मैं तो नहीं पहचानता इतने लोगों को, कि मेरे को टोका था हाथ में, जो हाथ गला हुआ था मेरा था, और ये ठीक हो गया, कुछ तो ठीक हो गया, मेरे से कुछ क्यों ठीक हुआ कि मैंने जीवामृत हाथ से घुमा दिया तो जीवामृत ने ठीक कर दिया। कमाल, वो दवाई बनेगी उसकी, वो मिलाऊंगा मैं आपको कभी। हरचंदेल साहब तो जानते हैं इसको, बुला कहते हैं मेरे वो चर्म रोग ही जीवामृत के घोलने से ठीक हो गया। क्यों? उसमें गौमूत्र था, गौमूत्र जबरदस्त एंटीबायोटिक, कहीं जख्म हो जाए आप उस पर डालो तो बैक्टीरिया छोड़ता नहीं, मार देता है। मेरे धर्मपत्नी अभी पिछले 10 दिन पहले वो बच्चे केरल घूमने गए, तो वहां कई टावल उन्होंने यूज किया ना, तो ये होते ना मकड़ी बोलते हैं हमारे, तो जाला बनाती क्या बोलते हैं, रोटी, वो उसमें होगी, वो रगड़ी गई यहाँ से, तो उसका पूरा हिस्सा सूज गया। डॉक्टर साहब भाग गया है मेरे यहाँ आने के बाद, एंटीबायोटिक लो, ये लगाने की लो, एक इंजेक्शन लगवाओ। मेरा बेटा साथ में था, उसने कहा कुछ मत करो, जो अपनी रात होगी गाय, वहां गाय का गोमूत्र लो और इनको ये लगाओ, कुछ नहीं करना। उन्होंने कुछ नहीं लगाने दिया, मैंने ट्यूब क्या भी लगाई बीच में, लेकिन बेटे ने हटा के गोमूत्र लगा दिया, तो थोड़ी देर तो उछली, दर्द हुआ जबरदस्त, लेकिन तीसरे दिन ये सुपेटी हो, अभी ऊपर है। तो ये करिश्मा, चीजों को छोड़ दिया, अल्ट्रा मॉडर्न बन गए, बच्चों को मिट्टी में खेलने दी, ओ अरे मिट्टी से तो शरीर बना है, अब ये लकड़ी टूटेगी तो लकड़ी से तो मरम्मत होगी, लोहा टूटेगा तो लोहे से वेल्डिंग होगी, नहीं होगी। और ये शरीर जब मिट्टी से बना तो मिट्टी से अलग होकर कैसे जियोगे? जुराब, फैशन, अरे यूरोप के लोग हुए वहां तो ठंडी पड़ती है, यहाँ से भी कल को भोगते हैं कि हवा यहाँ से ना चली जाए, टाई लगा, हमारे वाले जून में भी टाई लगाए घूम रहे, बेवकूफों की फौज, मतलब कमाल है, इतने नकली। अरे वो जो पहनते हैं वहाँ गर्मी है, यहाँ सब गर्मी, मेरी देखो ना धोती सब हवा लगती, खुला जूता खुला, पैर को खोलो, मिट्टी में जाओ, हवा में खेलो, सवेरे उठो, योग करो, प्राणायाम करो, ये जीवन था। हम नकलची बने हुए, इतना बुरा हाल। तो आपसे मैंने जो चर्चा की है बहुत महत्वपूर्ण समय था मेरा, और लोग आए बैठे वापस स्पेशल मैंने बोला, आपको समझना चाहिए कि इस मिशन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अमित शाह जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि विभाग, कृषि मंत्री, तो हमने ये जो यूनिवर्सिटी सबने बनाने का मूड बनाया, ये बहुत बड़ी संकल्पना के बाद, इतना बड़ा देश किसी देश और दुनिया में, अमेरिका में भी नहीं। आप उस यूनिवर्सिटी के माननीय लोग, तो अब आप इसको सामान्य नहीं कहते, बहुत गंभीरता से लें, और हम ऐसे लोग कोई दिक्कत आए बुलाएंगे। आप डॉक्टर साहब सारे देश में घूमते हैं,
बढ़िया है। पूरे देश के साइंटिस्ट प्राकृतिक वाले इनके नहीं रहे, उनको बुलवाओ, कोई कंसेप्ट वो क्लियर हो। लेकिन मैं आपकी योग्यता तब मानूंगा जहां हम आज खड़े हैं, आप उससे भी बड़ी रिसर्च करें। और आपको देखो, ये जो लोग बेचारे कुछ भी नहीं करना चाहते, दांतेवाड़ा, आनंद, जूनागढ़, कितना कमाल उन लोगों ने कर दिया। उन वाइस चांसलर, वहां के साइंटिस्ट ने गजब किया, इतना बढ़िया काम किया। एक नीमाटोड बीमारी आती है ना, आपने पढ़ी होगी, उसमें जड़ों में गांठ बनती है और पौधा खत्म हो जाता है, बड़े बड़े बाग भी सूख जाते हैं, किसान बर्बाद होते हैं, है ना। आपकी पेस्टिसाइड में उसका कोई इलाज नहीं, बड़ी बड़ी कीमती दवाई डालते रहते हैं। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने, आनंद यूनिवर्सिटी ने, उसने रिसर्च किया जीवा अग्निया से प्रमाद, उसका आप रूटीन में महीने में ड्रिप से देते रहो, नीमाटोड जड़ मूल से ही नष्ट होगा, हो ही नहीं सकता। कारण गोमूत्र के कृपा, ये उनकी रिसर्च। मेरे खेत में मेरे होते अमरूद था, जामफल, उसमें एक मिली बग बीमारी, आप के सामने लगे, आप क्या बोलेंगे, इसकी टहनी को काटो, उसको उठाओ, धरती में दबा दो, जला दो, दिखना नहीं चाहिए, यही है ना इलाज आपका, ये आपका। लेकिन मैंने क्या किया, उसमें डेयरी गोश्त, जहां मेरी गाय बनती, 400 गाय है मेरे पास, तो वो गाय जहां पेशाब गोबर करती ना, वो चल कर जा जाता है, वो उसका वो वर्मी गोश्त उठाया, उस पर स्प्रे कर दिया, शाम को किया, सवेरे मिट्टी बढ़ गई, झड़ गया, खत्म, एक ही रात। फिर दूसरे कहीं हुआ, मैंने उठ के डेयरी गोश्त नहीं था, मैंने कहा कि गोमूत्र लाओ, उसमें 50% पानी मिला, स्प्रे करो, उसने किया, वो भी फोन आया जी, अगले दिन खत्म। ये है वो। और हम अपनी चीज छोड़ के नकली पैसा देश का बर्बाद कर दिया, लोगों को अस्पताल में भेज दिया, धरती बंजर, पानी दूषित, हवा दूषित, सारी दुनिया को मौत के मुंह में छोड़ दिया। इससे हमने सारे देश और दुनिया को निकाला, और ये काम आप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।